फ्रेंड्स, मैं हेमंत गुणा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूँ। अपने पिछली क्लास में पढ़ा था वीट और राइस के बारे में पढ़ लिया था, शुगर केन के बारे में पढ़ लिया था, बार्ले के बारे में पढ़ लिया था, सोरगम के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे चिकपी बंगाल ग्राम। तो आज यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं और जैसे ही अपनी क्रॉप आज या कल में क्रॉप खत्म हो जाएगी उसके बाद अपन जनरल एग्रीकल्चर वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं चिकपी से। चिकपी को बंगाल ग्राम या फिर ग्राम भी बोलते हैं और इसका बॉटनिकल नेम क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम इसका बॉटनिकल नेम है। किसका रिच सोर्स है? कैल्शियम, आयरन और नियासिन। कैल्शियम, आयरन और नियासिन इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं ग्राम में। और इसको जो अपन भिगो के खाते हैं वो क्या काम आते हैं? चने को जैसे भिगो देते हैं और उसमें एक दिन भिगो के कल खाते हैं, तो बहुत सारे लोग खाते हैं, तो आप लोग भी खाते होंगे। तो जो जर्मिनेट हो जाता है किस स्कर्वी डिसीज में और ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है। चने को जो भिगो के खाते हैं तो वो ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करता है और स्कर्वी डिसीज में के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अब देख लेते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम इन द वर्ल्ड। क्या मतलब है? मतलब इंडिया में जो वर्ल्ड में ग्राम का प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में होता है। कितना परसेंट? 70% प्रोडक्शन। जितना वर्ल्ड में टोटल प्रोडक्शन होगा उसका 70% अकेला इंडिया में प्रोडक्शन होता है। और जितना एरिया वर्ल्ड में है ग्राम का उसका 65% जो एरिया है वो अपने इंडिया में है। मेजर पल्स क्रॉप है इंडिया की। इसके बाद में दूसरी पल्स क्रॉप कौन सी है? मेजर पल्स क्रॉप में पहले ग्राम हो गया, दूसरी पिजन पी जिसको अरहर या तुअर बोलते हैं। ठीक है। अब मोस्ट ऑफ लेग्यूम फिलफिल देयर 75% नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट थ्रू रूट नोडल्स। इसको समझा देता हूँ मैं आपको। जो लेग्यूम क्रॉप होती है, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली की होती है और जो पल्सेस होती है वो क्या करती है, उनकी जड़ों में छोटी छोटी गठाने पाई जाती है। उनकी जो जड़ें होती है, ऐसे पौधा है तो इसकी जड़ें हैं तो इसमें ऐसे करके छोटी छोटी गठाने पाई जाती है। इनको क्या बोलते हैं? रूट नोडल्स बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होती है उसको स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, उसको फिक्स करने का काम करते हैं। मतलब वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होती है उसको पौधे यूज करते हैं। कौन सी? लेग्यूम क्रॉप में। तो जो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप को, मान लो ग्राम में अगर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए तो उसका 75% ये कहाँ से अपनी पूर्ति कर लेंगे? वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, सिम्बायोसिस के द्वारा। मोस्ट ऑफ लेग्यूम फिलफिल देयर 75% नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट थ्रू रूट नोडल। ओरिजिन कहाँ है ग्राम का? ओरिजिन कहाँ है? ग्राम का ओरिजिन है साउथ वेस्ट एशिया या फिर अफगानिस्तान। या तो अफगानिस्तान बोल दो या फिर साउथ वेस्ट एशिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राम के ऊपर, इसका ओरिजिन का है साउथ वेस्ट एशिया या फिर अफगानिस्तान कंट्री पूछे तो। अब एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया कहाँ है इसका? तो एरिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और एरिया भी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में। और तीसरा है टर्की या फिर तुर्की जिसे बोल दो। और प्रोडक्शन में भी इंडिया में ज़्यादा है। फिर प्रोडक्शन में क्या है? टर्की दूसरे नंबर पे और पाकिस्तान थर्ड नंबर पे है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में एमपी, आपके सिलेबस में भी एमपी क्रॉप लगाए तो ग्राम को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एमपी में चने की खेती होती है। एरिया भी ज़्यादा है अपने मध्य प्रदेश में और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। एरिया में भी नंबर 1 है, प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है। किसमें? चने में, मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे क्या है? राजस्थान। और तीसरे नंबर पे यूपी। एरिया और प्रोडक्शन में सेम ट्रेंड है। एमपी में फर्स्ट नंबर पे, दूसरा राजस्थान, तीसरा यूपी। तो ये 3 स्टेट आपको याद रखने हैं। अब इसको क्या है? इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। क्यों? क्योंकि एक तो काबुली चना होता है, आपने सुना होगा, जो मोटा मोटा होता है, वाइट कलर का होता है। एक होता है देसी चना जो थोड़ा सा येलो येलो सा ब्राउन कलर का होता है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। देसी या ब्राउन ग्राम, ब्राउन कलर का होता है इसलिए ब्राउन नाम रख दिया। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? साइसर एरिटिनम। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 2n बराबर 14 या फिर कभी कभी 16 भी होते हैं, लेकिन मोस्टली 14 और 16 भी। अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। अगर 16 ऑप्शन, वैसे तो दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं, या फिर आएंगे तो व्यापक क्वेश्चन को डिलीट कर देगा, जैसे पिछली बार बहुत सारे किए थे। अगर आ भी गया तो आपको 16 आंसर लेना है। आपको इसमें अगर दोनों ऑप्शन में तो 16 को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है। देसी ग्राम में और मोस्टली कल्टिवेटेड इंडिया में। इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड कौन सा? देसी चना। देसी चने की खेती सबसे ज़्यादा होती है, काबुली चने की खेती कम होती है। आगे देख लेते हैं देसी चने क्या क्या करेक्टर है, क्या क्या फीचर है इसके। इट हैज़ गुड ब्रांचिंग, इसकी ब्रांचिंग हैबिट अच्छी होती है, ब्रांचें ज़्यादा फैलती है। इसका जो सीड होता है येलो टू डार्क ब्राउन, ब्राउन कलर का होता है, पीला पीला सा। सीड जो है छोटे साइज के होते हैं और कॉस्मोपोलिटन नेचर का होता है। अब टेस्ट वेट कितना होता है इसका? टेस्ट वेट होता है इसका 140 से 200 ग्राम। ये भी आपको याद रखना है, इसका टेस्ट वेट कितना होता है?
140 से 200 ग्राम तक इसका टेस्ट वेट होता है। किसका? देसी चने का। ऐसे अब देख लेते हैं काबुली, जिसको वाइट ग्राम बोलते हैं। मैंने बोला वाइट कलर का होता है, बड़ा सा होता है। साइसर काबुलियम, उस काबुली का आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, साइसर काबुलियम उसका नाम है। 2n बराबर उसमें 16 होते हैं। बोल्ड, इट इज बोल्ड अट्रैक्टिव वाइट सीड होते हैं, बोल्ड होते हैं और अट्रैक्टिव वाइट कलर के होते हैं। प्लांट जो है इसके प्लांट कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, टॉल। वो ब्रांचिंग उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है किसमें? देसी चने में, इसलिए उसकी पैदावार भी ज़्यादा होती है। और इसमें टॉल टाइप के लंबे होते हैं, मतलब ब्रांचें कम निकलती हैं। और जो बड़े साइज का होगा तो जाहिर सी बात है टेस्ट वेस्ट भी ज़्यादा होगा। टेस्ट वेट क्या होता है? 1000 दाना होगा तो ज़्यादा होगा। 340 से 375 ग्राम इसका टेस्ट वेट होता है। कितना होता है? 340 से 375 ग्राम इसका टेस्ट वेट होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पूर यील्डियर, इट पूर यील्डियर देन कंपेयर टू देसी ग्राम। ये मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि ब्रांचें कम निकलेगी। उसमें देसी चने में ब्रांच ज़्यादा निकलती है तो इसकी यील्ड भी ज़्यादा होती है। इसमें ब्रांचें कम निकलती है तो इसकी यील्ड कम होती है। किसकी तुलना में? देसी ग्राम की तुलना में। फैमिली की बात कर ले, फैमिली को फेबेसी बोल दो, लेग्यूमिनेसी बोल दो, या सब फैमिली पेपिलिनेसी। कभी कभी क्या होता है कि आपको ऑप्शन दे देंगे। क्या ऑप्शन दे देंगे? पोइसी दे देंगे, कंपोजिटी दे देंगे, क्रूसीफेरी दे देंगे और एक पेपिलिनेसी दे देंगे। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जो लेग्यूम क्रॉप है उनकी मेन फैमिली फेबेसी या फिर लेग्यूमिनेसी बोलते हैं, लेकिन उसकी सब फैमिली पेपिलिनेसी होती है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी, तो आपको पेपिलिनेसी पर जाना है। ठीक है। द सोर टेस्ट ऑफ लीव्स, इसमें थोड़ा सा आपने कभी कभी चने की पत्तियों को खा के देखा होगा, थोड़ा सा खारा खारा सा लगता है, नमक जैसा सोर टेस्ट आता है। और उसके पोड्स में जो पोड्स बनते हैं, इसके जो दाने बनते हैं उसके ऊपर पोड, वो उस पोड के अंदर दाने बनते हैं। किसके कारण होता है? मेलिक एसिड के कारण होता है, और मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। तो इसमें मेनली मेलिक एसिड पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 90 to 96% क्या होता है? मेलिक एसिड पाया जाता है चने में। और दूसरा कौन सा एसिड पाया जाता है? दूसरा ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कितना? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है 4 से 10% ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? 4 से 10 किलोग्राम ऑफ दीज एसिड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 हेक्टेयर करो। अगर अपन 1 हेक्टेयर मतलब 5 बीघा के समथिंग, 5 बीघा से थोड़ा सा कम होता है 1 हेक्टेयर में। अगर अपन 1 हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं तो उसे 4 से 10 किलोग्राम तक अपन को एसिड, मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेप रूट सिस्टम किस में पाया जाता है? टेप रूट सिस्टम पाया जाता है किसमें? ग्राम में। दूसरा कॉटन में पढ़ाऊंगा मैं आपको, दोनों में टेप रूट सिस्टम होता है। टेप रूट सिस्टम पाया जाता है क्लोडियन रफ सीड बेड, मतलब इसके लिए रफ सीड बेड जिसमें एरेशन अच्छे से हो सके, जो रिक्वायरमेंट है इसकी जर्मिनेशन के लिए। अगर चने के लिए आपने रफ सीड बेड, एक खुरदरी, रफ मतलब खुरदरी सीड बेड, खुरदरी सतह तैयार नहीं की तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो पढ़ लेते हैं। टेप रूट क्लोडियन रफ सीड बेड इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एडिक्वेट एरेशन फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ सीड बिकॉज ग्राम इज हाईली सेंसिटिव फॉर सोइल एरेशन। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, जो ग्राम होता है हाईली सेंसिटिव होता है किसके प्रति? सोइल एरेशन के प्रति। सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर आप किसी चीज़ के प्रति सेंसिटिव हो तो आप में, अगर मान लो आप बीमारी के प्रति सेंसिटिव हो तो आप में बीमारी जल्दी लगी। वैसे अगर ग्राम को सोइल का एरेशन नहीं मिला तो इसका जर्मिनेशन अच्छा नहीं होगा। इसलिए इसके जो जर्मिनेशन होता है उसके लिए एक ही रिक्वायरमेंट है कि सोइल में एरेशन अच्छा हो, इसलिए क्लोडी और अपसीड में रिक्वायरमेंट है। C3 प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है। मैंने आपको एक बात पहले भी समझाया, तो जो रवि क्रॉप है मोस्टली लॉन्ग डे प्लांट में आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब उनकी फ्लोरिंग, ये कैसे डिसाइड होता है कि शॉर्ट डे या लॉन्ग डे? तो लॉन्ग डे में क्या होता है कि जो उनको फ्लोरिंग का टाइम होता है, फ्लोरिंग के टाइम उनको लंबे दिन 12 से 14 घंटे से ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। तो रबी की जो मोस्टली क्रॉप है लॉन्ग डे प्लांट है, क्योंकि उनमें जो फ्लोरिंग होती है तो उसे हम जनवरी फरवरी, उधर का फरवरी के बाद का महीना चलता है, फरवरी के आसपास, तो वहाँ पे दिन बड़े होने लगते हैं। ग्राम ई हाईली ससेप्टिबल टू फ्रॉस्ट एट फ्लोरिंग। अगर फ्लोरिंग स्टेज पे ग्राम में अगर पाला पड़ गया, थोड़ा सा भी पाला पड़ गया, तो ये उसके प्रति ससेप्टिबल, मतलब इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर चने में जो फ्लोरिंग के टाइम पे पाला गिर गया तो वहाँ पे ये बहुत ही इसमें नुकसान हो जाएगा। वैरायटी देख लेते हैं कौन कौन सी वैरायटी है। देसी चने की वैरायटी देख लेते हैं। अवरोधी जो वैरायटी कौन सी? देसी चने की वैरायटी है। किसके प्रति रेजिस्टेंट? विल्ट डिसीज। एक डिसीज होती है इसमें विल्ट, जिसको बोलते हैं सूखी या मुर्जन डिसीज। पौधा पूरा सूख जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उसके प्रति रेजिस्टेंस है। कौन सी वैरायटी? अवरोधी, याद रखना। पूसा 256 या बीजी 256 रेनफेड कंडीशन के लिए बहुत अच्छी है, ये भी याद रखना है आपको। ये इसमें जो वैरायटी लिखी है मोस्ट ऑफ है, और ये पूछ ली जाती है एग्जाम में, सीधा सीधा पूछा जाता है
ग्राम की कौन सी वैरायटी विल्ट रजिस्टेंस है, तो अवरोधी। पूसा 256 रेनफेड कंडीशन के लिए कौन सी अच्छी है, पूसा 256 या बीजी 256 रेनफेड कंडीशन के लिए बेस्ट है। आगे देख लेते हैं। सी 235 है, डाईलैंड एरिया में उगाई जाती है और एसोकाइटा को टॉलरेंट करती है। एसोकाइटा इसमें ब्लाइट जो डिसीज होती है चने में उसको प्रति टॉलरेंट करती है, मतलब उससे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सी 235 याद रखना। गौरव रेजिस्टेंस है किसके प्रति, एसोकाइटा ब्लाइट के लिए। RS10 ड्राउट कंडीशन के लिए, कोटा अजमेर राजस्थान के लिए सूटेबल है। RS मतलब राजस्थान, RS को आप ध्यान रखना, राजस्थान के लिए सूटेबल, कोटा और अजमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए। RS11 म्यूटेंट वेराइटी है, ड्राउट रेजिस्टेंट है, हेवी सॉइल के लिए सूटेबल है राजस्थान में, ठीक है। ICCC2 शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है। अपर्णा एक ऐसी वेराइटी जिनके जो ग्रेन है ग्रीन कलर के रहते हैं, जैसे पकने के बाद येलो कलर के हो जाते हैं, जो अपर्णा वेराइटी है इसकी वो उसके ग्रेन है ग्रीन कलर के रहते हैं। टाइप 2 वेराइटी है, वो राजस्थान के लिए सूटेबल है। तो ये देखो मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था, जो फील्ड क्रॉप है मोस्टली उसमें समझाने का कम है, आपका ज़्यादा है, आपको याद करना पड़ेगा इन चीज़ों को। और यहाँ आपको वेराइटी पूरी रटनी पड़ेगी। अब आप जैसे भी रटें, मैं आपको बस पढ़ा रहा हूँ तो आपको याद रखनी है। पूसा 209 सीड आर मीडियम, और इसका मीडियम साइज के सीड होते हैं। टेस्ट वेट 135 ग्राम होता है। टेस्ट वेट क्या होता है, 1000 दानों का भार लिखा है वहाँ पे, कितना होता है 135 ग्राम होता है। किसका, कौन सी वेरायटी, पूसा 209। दूसरी वेरायटी, अदर वेरायटी कौन कौन सी, चापा हो गया, RSG2 हो गया, GNG 16 हो गया, राधे हो गया। एक ये राधे, ये राधे के बारे में भी आप पूछ लिया जाता है कि राधे वेरायटी किसकी, तो ये आपको वेरायटी है चने की, ग्राम की वेरायटी, देखिए चने की वेरायटी आपको याद रखना है। काबुली चने की देख लेते हैं। काबुली चना है, उसकी वेरायटी कौन सी, C104 है, K4 है, L144 है, ठीक है। काबुली चने की वेरायटी आपको याद रखनी है, C104, K4, L144 काबुली चने की वेरायटी है। आगे देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड, सीड बेड की प्रिपरेशन। रफ सीड बेड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्राम प्रोवाइड गुड एरेशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ग्राम के लिए रफ सीड बेड यानी खुरदरी सतह रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसमें सोइल में एरेशन होना चाहिए, बहुत ही ससेप्टेबल है एरेशन के लिए। सोइंग का टाइम क्या है, ग्राम को बुआई करने का, इसका टाइम, चने को बुआई करने का क्या टाइम है, सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर। आप फोर्टनाइट का मतलब क्या है, फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा, हिंदी में पखवाड़ा बोलते हैं। तो दूसरा पखवाड़ा मतलब पहला पखवाड़ा होता है 1 तारीख से 15 तारीख तक, दूसरा पखवाड़ा होता है 15 तारीख से 30 तारीख तक। तो दूसरा पखवाड़ा अक्टूबर का मतलब 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसकी सोइंग के लिए ऑप्टिमम टाइम है, सबसे उचित समय है इसकी बुआई के लिए। कौन सा, 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। सीड रेट क्या है, 80 से 100 किलोग्राम सीड प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के लिए 80 से 100 किलोग्राम सीड की आवश्यकता है। स्पेसिंग कितनी रखते हैं, रो टू रो 30 और प्लांट टू प्लांट 10, 30 × 10, 10 30 × 10 इसकी स्पेसिंग होगी। हाँ, अब ऑप्टिमम टाइम है अक्टूबर का दूसरा पकौड़ा, लेकिन अगर वो डिले कर देते हैं प्लांटिंग को, नवंबर में बोते हैं या उसके बाद बोते हैं, तो उसमें क्या होता है, पोड वोरर एक इसमें चने का जो सबसे इंपॉर्टेंट पेस्ट है, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा उसका साइंटिफिक नाम है, पोड वोरर। उसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसको वो कीड़ा लग जाता है चने की फसल में और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है उसका। अगर अपन डिले करते हैं 15 अक्टूबर 30 अक्टूबर के बीच में नहीं बोते हैं, बाद में क्रॉप को लगाते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सा इंसेक्ट करेगा, पोड वोरर, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, ये आपको याद रखना है। ईयरली एंड सेलो सोन क्रॉप मोर लिएबल टू बी डैमेज बाय विल्ट। अगर आपने जल्दी बोइंग कर दी, जल्दी सोइंग कर दी, जल्दी बोनी कर दी, गांव में बोनी बोलते हैं, जल्दी बोनी कर दी, जैसे 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर का टाइम है, लेकिन अपने 15 अक्टूबर से पहले बो दी, 1 अक्टूबर फर्स्ट वीक में बो दी, तो उसमें क्या होता है, विल्ट डिसीज होती है, जो मैंने आपको बताया था, अवरोधी जिसके प्रति रेजिस्टेंस है, वो उसमें पौधा क्या होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सूख जाता है। तो अगर अपने जल्दी बोइंग कर दी या फिर उतली, मतलब अपन इसको चने की जो फसल है उसको 8 सेंटीमीटर डीप में बोना चाहिए। सोयाबीन के लिए 5 सेंटीमीटर होता है, गेहूं भी 4-5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर के लिए बुआई होती है, लेकिन चने को 5 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए। अगर आपने इसको कम गहराई में बो दिया तो, या फिर जल्दी सोवन कर दिया, कम गहराई में बो दिया, तो इसमें जो विल्ट डिसीज होती है, जिसको उकठा बोलते हैं हिंदी में, वो हो जाती है और पूरी फसल चौपट हो जाती है। तो इसका भी अपन को ध्यान रखना है। हेंस इसलिए सीड शुड बी सोन एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर डीप टू प्रिवेंट विल्ट डिसीज। अगर विल्ट डिसीज अपन को बचाना है तो टाइम पे सोइंग करनी है, या फिर टाइम पे सोइंग करने के साथ अपन को 8 सेंटीमीटर डीप में चने की फसल को बोना है। इरिगेशन का मैनेजमेंट देख लेते हैं। प्री फ्लोरिंग एंड पोट डेवलपमेंट, क्या लिखा है, प्री फ्लोरिंग एंड पोट डेवलपमेंट आर मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है कि क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा सकता है, लगभग
बहुत सारे एग्जाम ऐसे जिनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आता है कि चने में इरिगेशन की मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी है? तो प्री फ्लोरिंग मतलब फ्लोरिंग आने से पहले, और पोस्ट डेवलपमेंट, जब पोस्ट डेवलपमेंट होते हैं, दोनों स्टेज इसके लिए मोस्ट क्रिटिकल है। मतलब इन स्टेज पे अपन को पानी देना चाहिए। कब? जब फ्लोरिंग ना हो उससे जस्ट पहले, और पोड का डेवलपमेंट हो रहा है, पोड का जो विकास हो रहा है उस टाइम। कब पानी नहीं देना चाहिए? इन ग्राम नो इरिगेशन शुड बी प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ फ्लोरिंग। अगर फ्लोरिंग हो रही है, फूल आ रहे हैं चने की फसल में, अगर उस टाइम आपने पानी दे दिया तो फूल झड़ जाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। इसलिए चने की फसल में कब पानी नहीं देना चाहिए? फ्लोरिंग टाइम पे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार कई एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। अब चने में कुछ प्रैक्टिस की जाती है, गांव में आपने देखा होगा। क्या प्रैक्टिस है? निपिंग या टॉपिंग। निपिंग और टॉपिंग क्या होता है? जो निपिंग और टॉपिंग, जैसे चने का पौधा है, ये पौधा है, तो यहाँ से इसके ऊपरी ब्रांच को तोड़ देते हैं, यहाँ से तोड़ देते हैं, या तो हाथ से तोड़वा लो, या कभी कभी आपने देखा होगा ज़्यादा चने हैं तो उसमें तो हाथ से नहीं तोड़वा सकते। जैसे अपन के पास 1 हेक्टेयर है, उससे कम है, 1 बीघा 2 बीघा है, तो अपन हाथ से तोड़वा सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा है, 10 हेक्टेयर है, 20 हेक्टेयर है, 30 हेक्टेयर में चना है, तो क्या हाथ से तोड़ने बैठेंगे? नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, आपने देखा हो गाँव में जो भेड़ होती है, बकरी होती है, उनको फिरा देते हैं एक बार। तो भेड़ क्या होती है, उसको वहाँ से खा जाती है, पूरा नहीं खाती, ऊपर ऊपर से खा जाती है। तो खाने के बाद उसकी जैसे तोड़ना हो गया वैसे उसको खा जाती है, तो उसको बोलते हैं निपिंग या टॉपिंग। चने में होती निपिंग या टॉपिंग। तो उससे क्या होता है, जो चना का पौधा सीधा ना बढ़कर उसकी जो ब्रांचेस साइड में फैल जाएंगी, मतलब जो उसकी जो एनर्जी है वो डाइवर्ट हो जाएगी, उसकी ब्रांचेज ज़्यादा निकलेंगी। इसलिए चने में निपिंग या टॉपिंग क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देख लें क्या लिखा है, पुर्निंग ऑफ टॉप ब्रांच, मतलब जो टॉप की ब्रांच है उसको काट देते हैं। प्लांट इनकरेज द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, जो रिप्रोडक्टिव जो ब्रांच है उनको इनकरेज करने के लिए कब की जाती है? 50 से 7 दिन आफ्टर सोइंग। जैसे चने की अपने बुआई कर दी और 50-60 दिन हो गए, उस टाइम पे की जाती है। अब या तो इट कैन बी डन बाय रैपिडली पासिंग ऑफ फ्लॉक ऑफ सीप, यानी भेड़ से भी किया जाता है। लेकिन अगर केमिकल निपिंग या केमिकल करनी है तो उसके लिए टीबा, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। टीबा का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि चने में निपिंग या टॉपिंग के लिए कौन सा केमिकल का यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है टीबा, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। तो इसमें 75 ppm, कितना? 75 ppm का यूज किया जाता है, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। ये यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखा है इसका, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड, टीबा का। तो ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं। अब चने की यील्ड के बारे में देख लेते हैं। चने की यील्ड कितनी होती है? चने की यील्ड होती है 20 से 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी यील्ड होती है? 20 से 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर। किसमें? इरीगेटेड फील्ड में, जहाँ पे पानी की पर्याप्त मात्रा होती है। चने में 1 या 2 पानी देते हैं। और राजस्थान में क्यों चना करते हैं? क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ भी चने की खेती ज़्यादा। अपने एमपी में पानी है कुछ जगहों पर नहीं, लेकिन चने की खेती सबसे ज़्यादा होती है। सबसे मोस्ट ऑफ खेती होती है सोयाबीन और चने की भी खेती होती है एमपी में। तो इसकी जो इरीगेटेड फील्ड, जहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा है, 1 या 2 पानी लगाते हैं, वहाँ पे 2 पानी देते हैं और पानी उपलब्ध है अपने पास, तो वहाँ पे इसकी यील्ड कितनी आती है? 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। रूट सिस्टम कौन सा होता है ग्राम में? टैप रूट सिस्टम होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। सोर टेस्ट किसके कारण होता है? मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड का। मेलिक एसिड कितना होता है? 90 to 96%, 4 से 10% ऑक्जेलिक एसिड होता है। बेस्ट वेराइटी ड्राई लैंड के लिए कौन सी? C235 होगी ड्राई लैंड के लिए। ठीक है। सोइंग टाइम क्या है? 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, या 15 से 30 अक्टूबर, दूसरा पखवाड़ा हो, अक्टूबर महीने का दूसरा पखवाड़ा, सेकंड फोर्टनाइट। इसके फ्रूट जो होता है, ग्राम के फ्रूट को क्या बोलते हैं? पोडो बोलते हैं। प्रोटीन कितना % होता है ग्राम में? 21% प्रोटीन होता है। चने में कितना % प्रोटीन होता है? 21%। अगर अपन डीप सोइंग और ग्राम में प्रोटेक्ट टू फ्रॉम विल्ट, ये मैंने आपको बता दिया है, 8 सेंटीमीटर डीप में इसकी सोइंग करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। क्रिटिकल स्टेज कौन सी इरिगेशन के लिए? प्री फ्लोरिंग और पोस्ट डेवलपमेंट हो गया। हर्बिसाइड कौन सा डलता है? बासालिन, 1 किलोग्राम बिफोर सोइंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप के बारे में। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप इंडिया की, पहली है ग्राम, सेकंड नंबर है पीजेनपी, जिसको आरआर बोलते हैं, तुअर बोल देते हैं। ठीक है, या फिर रेड ग्राम भी बोल देते हैं। तो केजेनस के जान इसका बॉटनिकल नेम है, इसको रेड ग्राम बोल दो, आरआर बोल दो, तुअर बोल दो। मोस्ट ड्राउट टॉलरेंट अमंग पल्सेस, जैसे बार्ले जो है वो सीरियल में सभी सीरियल में सबसे ज़्यादा ड्राउट टॉलरेंट है, वैसे ही सभी पल्सेस में अगर ड्राउट टॉलरेंट आपसे पूछ लिया जाए कि सभी पल्सेस में कौन सी क्रॉप है जो ड्राउट को सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है या टॉलरेंट करती है, तो वो कौन सी क्रॉप है? पीजेनपी, जिसको रेड ग्राम, अरहर, तुअर, आपको कंफ्यूज नहीं होना,
उसको अरहर भी बोलते हैं, तुअर भी बोलते हैं, रेड ग्राम भी बोल देते हैं। तो ये ड्राउट टॉलरेंस है। इन इंडिया सेकंड इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप आफ्टर ग्राम, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इंडिया में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप है। इसका ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन पूछ लिया जाता है, ओरिजिन बहुत बार पूछा गया है इसका। सोरगम का, इसका अफ्रीका, इनका ओरिजिन का अफ्रीका है, ठीक है। चने का कहाँ था, साउथ वेस्ट एशिया में, आपको ध्यान रखना है। अब इसका क्लासिफिकेशन है, इसका क्लासिफिकेशन अपन देख लेते हैं। केजेनस केजान, केजेनस केजान वेराइटी बाइकलर, आपको ध्यान रखना है। केजेनस केजान वेराइटी बाइकलर, ठीक है। अब जो केजेनस केजान वेराइटी बाइकलर जो होती है, पेरेनियल बहुवर्षीय होती है, लंबी होती है और इसमें ब्रांचें ज़्यादा निकलती है। बहुवर्षीय खेती है, बहुवर्षीय फसल होती है। बहुवर्षीय मतलब एक वर्ष से ज़्यादा टाइम लेती है, उसको बहुवर्षीय बोलते हैं। लंबी होती है, ब्रांचें ज़्यादा होती है। लेट मैच्योरिटी मतलब परिपक्व लेट होती है। 4-5 ग्रेन पर पॉड। इसके जो केजेनस केजान वेराइटी बाइकलर है, इसके एक पॉड में कितने दाने निकलते हैं, इसके एक पॉड में दाने निकलते हैं 4-5 दाने निकलते हैं एक पॉड में। कहाँ पे उगाई जाती है, नॉर्थ इंडिया में उगाई जाती है कॉमनली। दूसरी ये केजेनस केजान वेराइटी फ्लेवर्स, जो केजेनस केजान वेराइटी फ्लेवर्स है वो एनुअल है, मतलब वार्षिक फसल है। बाइकलर जो है पेरेनियल है, बहुवर्षीय, लेकिन ये एनुअल है, वार्षिक है। और प्लांट जो है इसके शॉर्ट होते हैं, मैच्योरिटी भी जल्दी होती है। और उसमें 4 से 5 ग्रेन होते हैं प्रति पॉड में, इसमें 2 से 3 ग्रेन होते हैं एक पॉड में। कहाँ पे ग्रो की जाती है, साउथ इंडिया में। किसके लिए, एज ए सीड क्रॉप, मेनली ग्रो साउथ इंडिया, सीड क्रॉप के लिए साउथ इंडिया में उगाई जाती है। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। एरिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया है इसका पीजेनपी का, दूसरा मलारी, तीसरा युगांडा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया, ये आपका रखना। प्रोडक्शन में भी सेम है, इंडिया प्रोडक्शन, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में फर्स्ट है, दूसरा पे मलारी, तीसरा पे युगांडा है। अब इंडिया में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा पीजेनपी की खेती होती है। तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे, यूपी दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है एरिया में। एरिया की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एरिया है पीजेनपी का, दूसरा यूपी में है, तीसरा कर्नाटक में है। लेकिन प्रोडक्शन की बात क्या है, एरिया तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन यूपी में सबसे ज़्यादा है। अब यूपी में सबसे ज़्यादा, आप तो बोलोगे सर एरिया वहाँ ज़्यादा है और प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा, कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होगी या फिर जहाँ पे पानी की सुविधा अच्छी होगी, कई फैक्टर होते हैं, वायुमंडल क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया। तो प्रोडक्शन जो है, एरिया सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है, दूसरे नंबर यूपी में, तीसरे नंबर कर्नाटक। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात किया जाए तो यूपी फर्स्ट नंबर पे है, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे गुजरात है। और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होता है, आपने जो खेती की 5 बीघा या 10 बीघा में टोटल प्रोडक्शन कितना हो, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा कहाँ पे निकलती है, कहाँ पे पीएनपी निकलती है। जैसे आपने महाराष्ट्र, यूपी सब में 5-5 बीघा 1 हेक्टेयर में खेती की, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है, तो बिहार में होता है, सेकंड नंबर पे यूपी पे होता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ की, बिहार की, सेकंड नंबर यूपी की। प्रोडक्शन में यूपी फर्स्ट है, महाराष्ट्र सेकंड है, गुजरात थर्ड है। एरिया में महाराष्ट्र फर्स्ट है, यूपी सेकंड है, कर्नाटक थर्ड पे है। इन इंडिया 90% एरिया, कितना, 90% एरिया और 85% प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबल वेस्ट। मतलब वर्ल्ड में जितना भी पीजेनपी या अरहर की जो प्रोडक्शन होता है, उसका 85% प्रोडक्शन इंडिया में होता है, सिर्फ 15% बाकी देशों में होता है। 85% इंडिया में होता है, और एरिया जितना वर्ल्ड में, उसका 90% एरिया इंडिया में है पीजेनपी का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसकी बोटनी के बारे में बात कर लेते हैं। डीप रूटेड क्रॉप है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, ये आपको याद रखना है। अरहर जो है सेल्फ पोलिनेटेड है और इसकी जड़ें डीप में जाती है। हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि अरहर में कौन सा जर्मिनेशन है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। 2 टाइप के जर्मिनेशन होते हैं, ईपीजेल और हाइपोजियल। मैं आपको समझा देता हूँ ईपीजेल क्या होता है और हाइपोजियल क्या होता है। तो ईपीजेल को समझ लेते हैं पहले। ईपीजेल क्या होता है, जैसे ये अपनी सोइल है, यहाँ पे आपने सीड को सोन किया, तो इसमें जो जर्मिनेशन होता है, उसमें आपने जैसे सोयाबीन में देखा होगा, सोयाबीन में जैसे जर्मिनेशन होता है तो ऐसे करके वो उसके दाने से वो निकल आती है ऊपर, भूमि के ऊपर, तो उसको बोलते हैं ईपीजीएल जर्मिनेशन। ईपीजीएल मतलब ऊपर। हाइपो का मतलब क्या होता है, आप हाइपो को ऐसे कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे, हाइपो मतलब नीचे, हाइपो मतलब उसको प्रेशर लगाना पड़ रहा है ऊपर आने के लिए, फिर भी ऊपर नहीं आ पाता। जो जर्मिनेशन होता है इसमें हाइपोजेल होता है। हाइपोजेल क्या होता है, हाइपोजेल जर्मिनेशन होता है कि जो सीड होता है उससे जो निकलता है वो ऊपर नहीं जाता, डायरेक्ट पौधा निकलता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोजेल जर्मिनेशन, ठीक है। आगे देख लेते हैं, याद रखना है आपको,
हाइपोजेल जर्मिनेशन पाया जाता है। C3 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है। C3 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से कन्फ्यूजन वाला है क्योंकि वार्षिक फसल है तो लोग पूछ लेते हैं एग्जाम में कि अरहर कौन सा प्लांट है, C3 प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट है। जर्मिनेशन को बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, ये आपका रखना है। हार्डी क्रॉप है, मोस्ट ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप अमंग मेजर पल्सेस, ये मैंने आपको बता दिया है। जो पल्सेस क्रॉप है उसमें सबसे ज़्यादा सूखा के प्रति टॉलरेंट, सूखा को टॉलरेंट करती है, हार्डी क्रॉप है। वेराइटी देख लेते हैं इसमें दो टाइप की वैरायटी, 3 टाइप की वैरायटी है, शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम और लॉन्ग ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी में उपवास 120 UPAS 120 कितने दिन लेती है? 120 से 125 दिन मैच्योरिटी होने में, ठीक है। कितने दिन लेती है? 120 से 125 दिन परिपक्व होने में। दूसरी है प्रभात, एक्स्ट्रा ईयरली मैच्योरिटी है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन की है, ईयरली वैरायटी, लेकिन ये एक्स्ट्रा ईयरली मैच्योरिटी होती है, इसमें 110 से 120 दिन लगते हैं। और एक चीज़ और है, इसकी जो फर्स्ट हाइब्रिड है उसका नाम है ICPH8, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ अरहर इन द वर्ल्ड, डेवलप्ड बाय हैदराबाद। कहाँ से डेवलप की है? हैदराबाद से, 1991 में। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि PNP जो अरहर है उसकी हाइब्रिड वेराइटी कौन सी है? फर्स्ट हाइब्रिड ICPH8, पूछा जा चुका है कई एग्जाम में। तो अरहर की फर्स्ट वेराइटी कौन सी है? हाइब्रिड ICPH8। कहाँ से डेवलप की है? हैदराबाद से। कब डेवलप की है? 1991 में। ये आपको याद रखना है अच्छे से। आगे PPH4 है, ICPL15 है, ठीक है। और देख लेते हैं मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी देख लेते हैं। मीडियम ड्यूरेशन क्या होती है? 150 से 180 दिन में तैयार होती है, मतलब परिपक्व होती है। तो इसकी मुक्ता वैरायटी है मीडियम ड्यूरेशन में, शारदा या बसंत है, पारस है। मुक्ता, शारदा, बसंत, पारस। तो जो मुक्ता वैरायटी है वो क्या है? विल्ट के प्रति रेजिस्टेंस है। जो सूखा जो डिसीज होती है तो वो विल्ट, जो ऊपर से नीचे तक पौधा सूख जाता है, चने में होती, उसके प्रति रेजिस्टेंस है। कौन सी वैरायटी? मुक्ता, ये भी याद रखना है। लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी जो होती है 180 से 300 दिन लेती है। 300 दिन मतलब पूरा साल ही हो गया, 365 तो पूरे वर्ष में होते हैं, लेकिन लगभग 10 महीने की टाइम हो जाता है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी होती है वो कौन सी? पूसा 9। सीड रेट देख लेते हैं। इसकी सीड रेट कितनी? 12 से 15 किलोग्राम पूछी जाती है, कई बार पूछी जा चुकी है, हज़ारों बार तो नहीं, लेकिन कम से कम 50-100 बार पूछी गई होगी एग्रीकल्चर एग्जाम में कि अरहर की सीड रेट क्या है? 12 से 15 किलोग्राम। सोरगम की सीड रेट भी लगभग इतनी है, 10 से 15 किलोग्राम, आपको याद रखना है, वो भी पूछी जाती है। स्पेसिंग कितनी रखते हैं? रो टू रो 60, प्लांट टू प्लांट 15 सेंटीमीटर। तो 60 × 15 इसकी स्पेसिंग याद रखनी है। प्लांट पॉपुलेशन खरीफ में कितने होनी चाहिए? 55,000 प्लांट प्रति हेक्टेयर में होनी चाहिए। कितने प्लांट? 55,000। अगर विंटर में अपन क्रॉप कर रहे हैं तो 3,33,000 के लगभग प्लांट होने चाहिए। सोइंग टाइम की बात कर लेते हैं। अरहर का सोइंग टाइम याद रखना है आपको, क्योंकि एनुअल क्रॉप है तो इसका सोइंग टाइम क्या है? इसका सोइंग टाइम है 15 जून। क्या टाइम है इसका सोइंग टाइम है फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून। फर्स्ट फोर्टनाइट, प्रथम पखवाड़ा ऑफ जून के महीने का प्रथम पखवाड़ा, हिंदी में बोले तो 1 से 15 जून तक इसकी बुआई कर देते हैं। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। हार्वेस्ट इंडेक्स की बात कर लो। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है? मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, बायोलॉजिकल यील्ड बटा इकोनॉमिकल यील्ड बट अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100। अब इकोनॉमिकल यील्ड क्या होती है? अरहर में क्या होगा? इकोनॉमिकल दाने। बायोलॉजिकल यील्ड क्या होगी? उसका जो डंठल निकलते हैं उनको मिला के, और उसमें 100 का इंटू कर देते हैं तो हार्वेस्ट इंडेक्स आता है। सबसे लोवेस्ट होता है किसमें? पल्सेस में। जितने भी पल्सेस है उसमें सबसे लोवेस्ट होता है हार्वेस्ट इंडेक्स किसका? अरहर का। कितना होता है? 19%, ओनली 19%। ये भी कई एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है अभी तक। 50 एग्जाम होगी जिसमें ये क्वेश्चन आया होगा। तो अरहर से क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर बार आते हैं, हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सभी क्रॉप को अच्छे से पढ़ना है, ऐसी कोई क्रॉप नहीं जिससे क्वेश्चन ना आए। यहाँ से पूरी क्रॉप से 2-3 क्वेश्चन आने ही आते हैं। और फिर अलग बात है कि किस्मत कैसी है बनाने वाले के ऊपर, लेकिन मोस्टली जो एग्जाम देखे गए हैं लगभग सभी में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। बॉटनिकल नेम मैंने आपको बता दिया, केजनस केजान, एक बाइकलर वैरायटी है, ठीक है। ओरिजिन इसका कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। सोइंग कब की जाती है? 15 जून, 1 से 15 जून, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में। प्रोटीन कितना होता है? ये भी आपको याद रखना है। अरहर में प्रोटीन का परसेंट कितना होता है? 25% प्रोटीन होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अरहर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसको आपको पढ़ना है। अरहर, कॉटन, शुगर कैन, वीट, राइस पढ़नी बाकी भी है। ग्राम MP की मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राम है, वो भी पढ़नी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सारी क्रॉप पढ़नी है, लेकिन अरहर 4-5 जो मैंने अभी बताई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना % प्रोटीन होता है? 25% इसमें प्रोटीन होता है।
आगे देख लेते हैं। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, वही मैंने आपको बता दिया प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि 1 हेक्टेयर में अपन फसल लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में निकलती है, तो कहाँ निकलती है, बिहार में। कितनी निकलती है, 1115 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 11 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अरहर की जो इम्पोर्टेंट डिसीज है वो कौन सी है, स्टेरिलिटी मोजेक, किससे होती है, वायरल से होती है, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। अब इसका वेक्टर क्या है, एरोफाइड माइट है, माइट के द्वारा होती है, इसका वेक्टर है। और इसका जो स्पेसिफिक पेस्ट है अरहर का, वो क्या है, स्पेसिफिक पेस्ट है तुअर पोड फ्लाई। तुअर इसका नाम हो गया, अरहर बोल दो या तुअर बोल दो, पोड फ्लाई, तो इसका पेस्ट का नाम क्या हो गया, तुअर पोड फ्लाई। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना है, इसलिए बोल रहा हूँ अरहर को अच्छे से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। हो सकता है आपको भी 2-3 क्वेश्चन अरहर से मिल जाए अकेले से, तो आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन, कपास इसको बोलते हैं, स्पीसीज इसकी गोसिपियम स्पीसीज है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, गोसिपियम स्पीसीज। तो इसको कपास को क्या क्या बोलते हैं, वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक तो होता है वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉटन को वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, या फिर किंग ऑफ अप्राइजल फाइबर। अप्राइजल मतलब जो अपन कपड़े पहनते हैं, जो रेशा निकलता है इससे, जो इसके फाइबर होते हैं, तो इसको किंग बोलते हैं, उसका किंग ऑफ अप्राइजल फाइबर। बीटी कॉटन इज इफेक्टिव अगेन बॉल वर्म पेस्ट। जो बीटी कॉटन है, जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप की गई है, वो किसके लिए इफेक्टिव है, बॉल वर्म के लिए इफेक्टिव है। इंडिया बीटी कॉटन इज ग्रोन अबाउट 11 मिलियन हेक्टेयर। इंडिया में जो बीटी कॉटन उगाई जाती है, कितने, 11 मिलियन हेक्टेयर में उगाई जाती है। लगभग जो इसका प्रोडक्शन होता है कॉटन, उसका 95% में बीटी कॉटन की आजकल खेती हो रही है। ओरिजिन कॉटन का इंडिया है। एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के लेवल पे देख लेते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका एरिया है, दूसरे नंबर पे यूएसए का है, तीसरा चाइना का है। प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना की टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो प्रोडक्शन चाइना का ज़्यादा है, दूसरे पे यूएसए और थर्ड पे इंडिया है। यूएसए हमेशा एरिया और प्रोडक्शन दोनों में मीडियम में है, और चाइना प्रोडक्शन में फर्स्ट है, एरिया में चाइना थर्ड पे है, तो ये आपको याद रखना है। इंडिया की बात कर ले तो इंडिया का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पूछा जाता है। एरिया और प्रोडक्शन में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है। और कपास के लिए आपको एक बात और बता दूँ, आपको याद होगी, कपास के लिए जो काली मिट्टी होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी में कपास खेती ज़्यादा होती है, और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अपने एमपी में भी है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र में इसका एरिया भी ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, किसमें, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो थर्ड नंबर पे गुजरात है, और प्रोडक्शन में हरियाणा थर्ड नंबर पे। तो ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। मैं आपको एक बात फिर बता देता हूँ, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं आपको याद करने की, समझाने जैसी वाली कोई चीज़ नहीं, जो समझाने वाली मैं आपको बता ही देता हूँ, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें याद रखनी है। फैमिली की बात कर लेते हैं तो मालवेसी फैमिली की है, और कॉटन इज कल्टिवेटर एनुअल, वार्षिक फसल है। टेप रूट सिस्टम पाया जाता है, मैंने आपने बताया था, टेप रूट सिस्टम आपको देखना है। इसमें 2 टाइप की ब्रांच होती है, एक मोनोपोडियल होती है, एक सिम्पोडियल होती है। क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मोनोपोडियल दीज आर एक्सिलरी बर्ड्स नोन एज वेजिटेटिव ब्रांच। जो मोनोपोडियल जो ब्रांच होती है उसको वेजिटेटिव ब्रांच बोलते हैं। कौन सी, ये आपको याद रखना है। जो मोनोपोडियल ब्रांच होती है कॉटन में, उसको कौन सी ब्रांच बोलते हैं, वेजिटेटिव ब्रांच होती है। जो सिम्पोडियल होती है वो रिप्रोडक्टिव ब्रांच होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। कॉटन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। आउट ऑफ 20 स्पीसीज कॉटन ओनली 4 आर कल्टिवेटेड। मतलब कॉटन की 20 स्पीसीज, उनमें से 4 जो है उनका कल्टीवेशन किया जाता है। एक है गोसिपियम अर्बोरियम, जिसमें 2n बराबर डाइप्लॉइड वैरायटी गोसिपियम अर्बोरियम और हर्बेशियम। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये याद रखना है, आपको रटना है अच्छे से। गोसिपियम अर्बोरियम होता है, दूसरी है गोसिपियम हर्बेशियम। जो गोसिपियम अर्बोरियम है उसमें 2n बराबर 26 गुणसूत्र होते हैं, और गोसिपियम हर्बेशियम में उसमें 2n बराबर 26 डाइप्लॉइड वैरायटी। ये दोनों ही डाइप्लॉइड वैरायटी, इसमें 26 गुणसूत्र होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, देसी कॉटन बोल दो इन दोनों वैरायटी को, गोसिपियम अर्बोरियम और हर्बेशियम को देसी कॉटन बोल दो, या ओल्ड वर्ल्ड की कॉटन बोल दो, या फिर एशियाटिक कॉटन बोल दो। तो ये आपको याद रखना है। तीसरी है गोसिपियम हिर्सुटम। गोसिपियम हिर्सुटम ये क्या होता है, टेट्राप्लॉइड होती है। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर कितने होते हैं, 52। 2n बराबर क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने होते हैं, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 2n बराबर इसमें होते हैं 52। हिर्सुटम और गोसिपियम बार्बाडेंस दोनों में ही इसमें कितने होते हैं, 52, क्योंकि वो डाइप्लॉइड होती है, टेट्राप्लॉइड होती है। डाइप्लॉइड मतलब
2x, टेट्राप्लॉइड मतलब 4x। ठीक है, तो बेसिक क्रोमोसोम कितने हो गए इसमें 13 और टेट्राप्लॉइड में 13 52। तो जो गोसिपियम हिर्सुटम है उसको अमेरिकन कॉटन बोलते हैं, ये आपको याद रखना। अमेरिकन कॉटन का बॉटनिकल नेम क्या है? गोसिपियम हिर्सुटम। और बारबाडेंस जो होती है हाईएस्ट फाइबर लेंथ, इसकी जो फाइबर लेंथ होती है चारों वेराइटी में सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गोसिपियम बारबाडेंस की सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 3.6 से 5.0 सेंटीमीटर। आगे देख लेते हैं। दीज टू स्पीसीज आर नोन एज इजिप्टियन कॉटन या फिर सी आइसलैंड कॉटन। इन दोनों स्पीसीज को क्या बोलते हैं? इजिप्टियन कॉटन बोलते हैं या फिर सी आइसलैंड कॉटन बोलते हैं। जो पहली है उनको एशियाटिक कॉटन बोलते हैं या फिर ओल्ड वर्ल्ड की कॉटन बोल देते हैं। ठीक है, इंडिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर ऑल 4 स्पीसीज आर कॉटन आर ग्रोन इन कॉमर्शियल स्केल बिसाइड हाइब्रिड। इंडिया मात्र एक ऐसा देश है जिसमें इन चारों वेराइटी जो अपने पढ़ी है चारों की खेती होती है और हाइब्रिड की भी खेती होती है, केवल ओनली इंडिया में। वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसमें चारों वेराइटी कल्टिवेटेड है। अब एरिया की बात कर लेते हैं। जो टोटल जो कॉटन का एरिया है उसमें 40% हाइब्रिड की खेती होती है, 36% पे गोसिपियम हिर्सुटम की होती है, 16% पे गोसिपियम हिर्सुटम मतलब अमेरिकन कॉटन की, अर्बोरियम की होती है 16% पे, हर्बेशियम की होती है 8% पे और बारबाडेंस सबसे कम खेती होती है 0.2% एरिया में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं, वेराइटी देख लेते हैं। गोसिपियम अर्बोरियम की वेराइटी लोहित और विरनार। विमार लिखा है, विमार नहीं है, यहाँ पे है विरनार। आपको क्या कर लेना है इसको? विरनार ये है, विमार नहीं है, विरनार, टाइपिंग मिस्टेक है। गोसिपियम अर्बोरियम की वेराइटी कौन सी? एक लोहित है, एक विरनार है। जो हर्बेशियम है, गोसिपियम हर्बेशियम है, उसकी वेराइटी कौन कौन सी? दिग्विजय और संजय हर्बेशियम की वेराइटी है। और जो हिर्सुटम है अमेरिकन कॉटन, जिसकी वेराइटी गंगानगर अगेती बीकानेरी नरमा महालक्ष्मी, ये किसकी वेराइटी है? गोसिपियम हिर्सुटम अमेरिकन कॉटन की। बारबाडेंस की कौन सी वेराइटी? सुविन और सुजाता, ये गोसिपियम बारबाडेंस की वेराइटी है। आगे देख लेते हैं, सुजाता वेराइटी के बारे में लिखा है। फर्स्ट स्पिनिंग वेराइटी ऑफ इजिप्टियन कॉटन रिलीज इंडिया। सुजाता फर्स्ट वेराइटी है जो इजिप्टियन कॉटन की, जिस बारबाडेंस की, जो पहले सबसे ज़्यादा यहाँ रिलीज की गई इंडिया में। MCU5 एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल वेराइटी ऑफ हिर्सुटम कॉटन। जो इसका जो रेशा होता है वो सबसे लंबा होता है, किसमें? अमेरिकन कॉटन की वेराइटी है उसका MCU5 अमेरिकन कॉटन की वेराइटी। इसका जो रेशा होता है उससे जो धागे बनते हैं वो सबसे लंबा होता है। हाइब्रिड वेराइटी की बात कर लेते हैं। H4 हाइब्रिड 4 इट वाज फर्स्ट कॉमर्शियली हाइब्रिड वेराइटी ऑफ कॉटन। ये पूछा जाता है कि कॉटन की पहली कमर्शियल हाइब्रिड वेराइटी कौन सी? तो H4 हाइब्रिड 4 वेराइटी डेवलप कहाँ हुई थी? किसकी क्रॉसिंग से हुई थी? G67 इंटू अमेरिकन नेक्टरलेस। किसने की थी? CT पटेल ने की थी। कहाँ पे? गुजरात में, सूरत यूनिवर्सिटी में, गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सूरत में 1970 में। किसका? इंट्रा हिर्सुटम। इंटर मतलब अलग अलग स्पीसीज, लेकिन एक स्पीसीज हिर्सुटम का क्रॉस है। तो ये आपको याद रखना है। हाइब्रिड 4 वेराइटी फर्स्ट कॉमर्शियल हाइब्रिड वेराइटी है, डेवलप की CT पटेल ने सूरत 1970 में। और किसका क्रॉस है? G67 और अमेरिकन नेक्टरलेस, ये आपको याद रखना है। दूसरी वेराइटी देखते हैं वारालक्ष्मी, ये भी हाइब्रिड वेराइटी। इंटर स्पीसीज मतलब 2 स्पीसीज में क्रॉस कराया गया है, उसके बाद में डेवलप की गई। और हिर्सुटम और बारबाडेंस, किसका क्रॉस? गोसिपियम हिर्सुटम और बारबाडेंस क्रॉस करके वारालक्ष्मी को डेवलप किया गया है। अब धारवाड़ कर्नाटक से कौन सी वेराइटी रिलीज की? मारू विकास या फिर राजस्थान HH16। कहाँ से? फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ हिर्सुटम कॉटन राजस्थान। कौन सी? मारू विकास या फिर RAJ HH16। राजस्थान से कौन कौन सी? HH16। कहाँ से? फर्स्ट हाइब्रिड हिर्सुटम की राजस्थान में। सविता और सूर्या की बात करें, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड। इंट्रा वही हो गया अलग, मतलब एक ही स्पीसीज है। इंटर मतलब अलग अलग हो गई एक ही स्पीसीज में। इंटर स्पीसीज क्या होती है? अलग अलग वेराइटी को क्रॉस हो गया। इंट्रा स्पीसीज क्या होती है? कि एक ही स्पीसीज एक ही है। इंटर मतलब अलग अलग स्पीसीज का हो गया। इंट्रा मतलब एक ही स्पीसीज की 2 वेराइटी को क्रॉस किया गया है। हाइब्रिड ऑफ हिर्सुटम एक धनलक्ष्मी है, ये आपको याद रखना है। हाइब्रिड वेराइटी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है हाइब्रिड वेराइटी? H4 हो गया, वारालक्ष्मी हो गया, मारू विकास हो गया, सविता और सूर्या हो गया, धनलक्ष्मी हो गया। अब डिलिंटिंग क्या होता है या डिफ्यूजिंग? जो आपने देखा हो कॉटन का जो सीड होता है उस पर छोटे छोटे रेसे, अपन को कॉटन को अलग करने के बाद सीड में छोटे छोटे रेसे रह जाते हैं, तो उसको अलग रेसे को बीज से अलग करने की क्रिया को डिलिंटिंग बोलते हैं। क्या होता है? डन विद द कंसेप्ट, किससे क्या? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। कॉटन में डिलिंटिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का
यूज किया जाता है। कॉटन, रेशियो ऑफ कॉटन सीड कितने में, कॉटन का सीड 1 और सल्फ्यूरिक एसिड 10, डन विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन रेशियो ऑफ एसिड टू कॉटन सीड। तो एक मतलब अगर 1 ग्राम अपन ने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड तो 10 ग्राम अपन 10 सीड ले लेंगे। ये इसका रेशियो है। रेशियो आपको याद रखना है 1:10। 1 क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, 10 क्या है कॉटन की सीड है। और किससे डिलेंटिंग की जाए, सल्फ्यूरिक एसिड से की जाती है। क्या किसमें, दिस हेल्प की ग्रेडिंग, सीड की ग्रेडिंग हो जाती है। और जो छुपी हुए इंसेक्ट पेस्ट हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये इससे बुआई के लिए जब उसमें वो नहीं रहेंगे, रेशे नहीं रहेंगे, तो वो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं और बुआई के लिए ईजी हो जाती है और जर्मिनेशन जल्दी होता है। सीड रेट की देख लेते हैं। सीड रेट आपको याद रखना है, कॉटन की सीड रेट की कौन कौन सी वेरायटी कितनी सीड रेट होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। देसी कॉटन की सीड रेट कितनी है, 10 से 18 किलोग्राम और स्पेसिंग लगभग 67x5 से 30 सेंटीमीटर। स्पेसिंग लगभग दोनों की यही है, अमेरिकन कॉटन की और देसी कॉटन की, दोनों की स्पेसिंग सेम है। आपको इसकी सीड रेट ज़्यादा याद रखनी है। स्पेसिंग को आप ऐसे याद कर लो, 67x30 दोनों में ही है। तो सीड रेट कितनी देसी कॉटन की, 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अमेरिकन कॉटन की बात करें 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, स्पेसिंग वही है। हाइब्रिड कॉटन की बात करें तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी सीड रेट कम है। देसी की आपने देखा 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, अमेरिकन की आपने देखा कि 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन हाइब्रिड जो कॉटन है उसकी सीड रेट कितनी है, 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट है। ठीक है। अब ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 50,000 से 80,000। एवरेज कितनी, 66,000। अब बीटी कॉटन की सीड रेट, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बीटी कॉटन की सीड रेट कितनी, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हाइब्रिड से भी कम है। और प्लांट पॉपुलेशन पूछ ली जाती है तो कितनी प्लांट पॉपुलेशन, 10,000। सोइंग टाइम कब है, नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मई, मई के प्रथम पखवाड़े में नॉर्थ इंडिया में। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो जून के फर्स्ट वीक से, जून के लास्ट वीक से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जून के लास्ट से फर्स्ट वीक में जुलाई तक। तमिलनाडु में सितंबर अक्टूबर में की जाती है। तो आप क्या रखना है, नॉर्थ इंडिया में मई में फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मई के प्रथम पखवाड़े में, सेंट्रल इंडिया में लास्ट जून से जुलाई के फर्स्ट वीक में, तमिलनाडु में सितंबर अक्टूबर में इसकी सोइंग की जाती है। एक और इसमें जो नया सिस्टम डेवलप किया गया है वो क्या है, अल्ट्रा नेरो कंसेप्ट। कहाँ से, यूएनआर, इसको शॉर्ट में यूएनआर बोलते हैं। अल्ट्रा नेरो को कहाँ से डेवलप की, यूएसए से। रो टू रो और प्लांट टू प्लांट की स्पेसिंग कितनी रखती है, वहाँ पे 67x30 थी, यहाँ कितनी रख दी है, ये आपको याद रखना है। अल्ट्रा नेरो रो में यूएसए से डेवलप कितनी प्लांट है, 19x19, 19 से इंटू 19, बहुत ही कम रख दी है इसमें। ठीक है। कीपिंग या प्लांट पॉपुलेशन कितनी, 2,77,000 प्लांट प्रति हेक्टेयर। किसमें, अल्ट्रा नेरो में। कितने प्लांट रखते हैं, जहाँ पे एवरेज 66,000 था वहाँ पे 2,77,000 पे ले गए क्योंकि स्पेसिंग कम होगी। स्क्वायर क्या होता है, कॉटन में स्क्वायर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर इन कॉटन, द अपीयरेंस ऑफ फ्लावर बड इज कॉटन नोन एज स्क्वायर। और इसके फ्रूट को बॉल या कैप्सूल बोलते हैं। कॉटन का जो फ्रूट होता है उसको बॉल बोल देते हैं या फिर कैप्सूल बोलते हैं। आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कॉटन के फ्रूट को क्या बोलते हैं, बॉल बोल दो या कैप्सूल बोल दो। इसके जो फ्लावर बड को, जब इसमें कॉटन के पौधे में फ्लावर निकलना जो बड होती है वो फूटना स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर, उसी को स्क्वायर बोलते हैं। अपीयरेंस ऑफ फ्लावर बड उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अब टॉपिंग जो चने में निपिंग या टॉपिंग होती है, वहाँ यहाँ भी टॉपिंग होती है। तो किस लिए होती है, रिमूवल और टर्मिनल ग्रोइंग पॉइंट वंस फ्रॉम ईच प्लांट। हाइट ऑफ, कितनी हाइट से करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो कॉटन में टॉपिंग करते हैं कितनी हाइट पर करते हैं। प्लांट क्या है, 1 से 1.2 मीटर की होती है या फिर 80 से 90 दिन हो जाते हैं बुआई को, तब इसकी टॉपिंग करते हैं। क्यों टॉपिंग करते हैं, कि जो इसकी पौधा लंबा सीधा लंबा बढ़ता ना जाए, इसकी ब्रांचेज में एनर्जी डाइवर्ट हो जाए और ब्रांचेज का ज़्यादा विकास हो, इसलिए करते हैं। टू प्रोटेक्ट फर्दर टर्मिनल ग्रोथ एंड टू इनकरेज सिम्पोडियल ब्रांचिंग हैबिट। अब आपने पढ़ा मोनोपोडियल, सिम्पोडियल। मोनोपोडियल क्या होते हैं, सिम्पोडियल कौन सी ब्रांच होती है, रिप्रोडक्टिव ब्रांच होती है। मोनोपोडियल कौन सी होती है, वेजिटेटिव ब्रांच। तो अपन कॉटन में क्या चाहिए, अपन को पैदावार ज़्यादा होनी है तो उसके लिए इसमें टॉपिंग करते हैं। तो इससे क्या रिप्रोडक्टिव जो ब्रांच होती है वो बढ़ती है, उसमें एनर्जी का फ्लो होता है, इसलिए इसमें टॉपिंग की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निपिंग या टॉपिंग किससे संबंधित है। ऑप्शन में रहता है कॉटन, ग्राम भी रहता है, तो आपको फिर नीचे ऑप्शन रहेगा बोथ, ए बी या जो भी ऑप्शन है, तो बोथ करके ऑप्शन है। अगर दोनों में से, अगर दोनों ही ऑप्शन में ऐसी किस्मत नहीं होनी चाहिए कि दोनों ही ऑप्शन में और आंसर में आप में ऐसा दिया है कि दोनों में से एक को चुनना है, तो आपको चने को चुनना है क्योंकि सबसे मेनली उसमें की जाती है, कॉटन सेकेंडरी है। अगर ऐसा भी आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, कभी आया नहीं, लेकिन आ जाए तो चने को
आपको सेलेक्ट करना है। जिनिंग क्या होता है, जो कॉटन होती है उसमें जो अंदर सीड रहता है उससे रेशे को अलग करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं जिनिंग। सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड, कॉटन इज नॉन जिनिंग। और जिनिंग की जो परसेंटेज कितना होता है, 30 से 35% जिनिंग होती है कॉटन में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वीड मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट वीड फ्लोरा कौन सा है, ट्राइएंथिमा, इक्वाइनोक्लावा या डाइसेरियाटिक। डाइसेरिया 3 है इंपॉर्टेंट वीड फ्लोरा, ट्राइएंथिमा, इक्वाइनोक्लावा और डाइसेरिया। प्री इमरजेंस पोस्ट इमरजेंस स्प्रे किसका करते हैं, डायरोन का करते हैं 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कॉटन में। हाईली सेंसिटिव 2,4-D, अगर 2,4-D से क्वेश्चन आता है कि 2,4-D किस क्रॉप में यूज नहीं करना चाहिए तो आपको कॉटन आंसर करना है, कॉटन में 2,4-D का यूज नहीं करते हैं। एंड ग्लाइफोसेट इंजोर्ड बाय स्प्रे ड्रिफ्ट, ये क्वेश्चन आता है स्प्रे ड्रिफ्ट का, तो ये कॉटन से रिलेटेड है और आपको मोस्टली ध्यान रखना है स्प्रे ड्रिफ्ट 2,4-D रेजिस्टेंट कॉटन TFD डिसीज, मतलब ये आपको कॉटन में 2,4-D का यूज नहीं करना है। आगे देख लेते हैं बैक्टीरिया ब्लाइट। बैक्टीरिया ब्लाइट होती है जेंटोमोनास मालवेसियरम। मालवेसी इसकी वेराइटी है, किसकी, इसकी फैमिली है, वैरायटी नहीं फैमिली है, किसकी, कॉटन की। तो उसका जो बैक्टीरिया ब्लाइट है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, जेंटोमोनास मालवेसियरम। मोस्ट सीरियस डिसीज है किसकी, कॉटन की, याद रखना है। एंड दिस डिसीज है 4 स्टेज होती है। एक एंगुलर लीफ स्टेज होती है, लीफ पे इन्फेक्शन होता है, ब्लैक आर्म होती है, स्टेम पे इन्फेक्शन करती है, और जो इसकी बोल होता है या फ्रूट होता है उसको बोल या कैप्सूल बोलते हैं, उस पर इन्फेक्शन करती है। और एक सीडलिंग जो छोटी छोटी सीडलिंग होती है उस पर इन्फेक्शन करती है। 4 स्टेज में ये इन्फेक्शन करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिजियोलॉजिकल देख लेते हैं। तिराक या बेड बॉल ओपनिंग या प्रीमेचर डिफेक्टिव ओपनिंग, उसको बोलते हैं तिराक या बेड ओपनिंग। जैसे इसका जो कैप्सूल होता है वो जो ओपन होता है तो वो फट जाता है अचानक से कई जगह, तो उसको बोलते हैं तिराक या बेड बॉल ओपनिंग। प्रीमेचर डिफेक्टिव मतलब मैच्योर होने से पहले ही वो खुल जाता है तो उसको बोलते हैं प्रीमेचर डिफेक्टिव ओपनिंग बाल्स ड्यू टू जल्दी सोइंग। किसके कारण होता है, जल्दी सोइंग के कारण होता है, पानी की कमी के कारण होता है, लाइट जो सैंडी सॉइल होती है फिर अल्कलाइन सॉइल में अपने बुआई कर दी तो वहाँ पे इसमें तिराक या बेड बॉल ओपनिंग होते हैं। रेड लीफ होती है, रेड लीफ अमेरिकन कॉटन मोस्ट ससेप्टेबल। जो रेड लीफ होती है अमेरिकन कॉटन सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है उसके लिए। लीव्स टर्न रेड और रोल डाउनवर्ड, डाउनवर्ड नीचे की तरफ घूम जाती है रोल की तरह, जैसे गोलाई की तरह, और नीचे ये किसमें होता है सबसे ज़्यादा, अमेरिकन कॉटन की जो वैरायटी उसमें होता है। इट सेवरली अफेक्टेड प्लांट वॉल लेमिना बिकम रेड लीविंग हैव वेन्स ग्रीन। जो उसकी वेन्स होती है, सिराएं होती है पत्ती में, जो पत्ती होती है उसमें सिराएं होती है वो ग्रीन पड़ जाती है। लिटिल लीफ इन कॉटन याद रखना है, हजारों बार पूछा जा चुका है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें लगभग ना पूछा गया हो। एक तो धान का खेरा रोग किससे होता है, जिंक की कमी से, वो क्वेश्चन हर बार मिल जाता है। और ये क्वेश्चन लिटिल लीफ इन कॉटन किसकी कमी से होता है, ये भी जिंक की कमी से होता है, तो ये आपको याद रखना है। क्रिंकल लीफ होता है कॉटन में मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी, मतलब टॉक्सिसिटी क्या होता है, मैग्नीशियम की अधिकता हो जाती है, Mn मैग्नीशियम की अधिकता होता है। ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन, इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से, सकिंग पेस्ट होता है, जेसिड, जैसे सकिंग पेस्ट में जेसिड हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, एपिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, ये सब कॉटन के पेस्ट है। ये अपन एंटोमोलॉजी में देख लेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा अंदाजा ले लेते हैं क्या क्या है। बॉलवर्म में कौन कौन से, स्पॉटेड बॉलवर्म जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, इरिस इंसुलिना, कहाँ पे, टर्मिनल सूट पे अफेक्ट करता है ड्यूरिंग प्री फ्लोइंग से पहले। पिंक बॉलवर्म में पैक्टिना वोसिफेला, इसका कब मैच्योर कॉटन, जब कॉटन के बॉल मैच्योर हो जाए तब पिंक बॉलवर्म का अटैक होता है। एक होता है अमेरिकन बॉलवर्म जिसको हेलिकॉर्पा आर्मीजेरा बोलते हैं या फिर हेलिकॉर्पा हेगोथिस भी बोलते हैं। कब, स्क्वायर ऑफ फ्लावर, फूल को भी डैमेज करता है और बॉल को भी डैमेज करता है। बीटी कॉटन के देख लेते हैं। एट प्रेजेंट बीटी कॉटन ग्रोन इन इंडिया अबाउट 95% टोटल, जितना भी कॉटन का एरिया है उसका कहाँ पे 95% एरिया पे बीटी कॉटन की खेती की जा रही है प्रेजेंट टाइम में। डेवलप कैसे की गई थी, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, इंसर्टिंग लेथल जीन ऑफ सोइल बैक्टीरियम। जो इसमें क्या लेथल जीन जो डाला गया है वो सोइल बैक्टीरियम है इन कॉटन, किसके प्रति, रेजिस्टेंट टू कॉटन बॉलवर्म के लिए। बीटी का मतलब क्या होता है, बेसिलस थुरिंगोजेनेसिस, ये सोइल बैक्टीरियम देर प्रोड्यूस प्रोटीन लेथल टू इंसेक्ट लार्वी अफेक्टिंग द, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटी कॉटन में जो बेसिलस थुरिंगोजेनेसिस होता है कौन से इंसेक्ट के किस सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इंसेक्ट का उसको अफेक्ट कर देता है, उसको खत्म कर देता है, तो इंसेक्ट मर जाता है। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ बीटी क्रॉप्स वाइज कॉटन, सबसे पहले जो बीटी वर्ड जो बेसिलस थुरिंगोजेनेसिस का यूज किया कॉटन में किया गया, फिर मेज में, फिर पोटैटो में, वर अप्रूव्ड 1995 और प्लांट कॉमर्शियल प्रोडक्शन 1996 में, अप्रूव हुआ था 1995 में और कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट 1996 में। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्री बीटी कॉटन। ठीक है, इसमें कौन कौन से जीन है,
क्राई फर्स्ट जो बीटी कॉटन में कौन सी जीन है, क्राई फर्स्ट एसी जीन बेसिलस तुंगस विच इज कॉमर्शियली ग्रोन इंडिया एंड चाइना। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन इज ओनली परमिटेड क्रॉप बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है किस कमेटी के द्वारा अप्रूव की गई है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री के अंदर। फर्स्ट परमिट कब किए गए थे, मार्च 2002 में, और कॉमर्शियल कल्टिवेशन 2002 से 3 में स्टार्ट हुआ। लेकिन अभी रिसेंट में सुनने में क्या आ रहा है, हो ही गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को भी अप्रूव कर दिया गया है। तो सेकंड क्रॉप कौन सी होगी, मस्टर्ड। नॉन एडिबल के पूछे जाए तो नॉन एडिबल में कॉटन, एडिबल में मस्टर्ड, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। माइको कोलाबोरेटेड विद मोन्साटो टू डेवलप फर्स्ट बीटी वेराइटी बोलगार्ड फर्स्ट। माइको जो कंपनी है उसने कोलाबोरेट कर लिया किसके साथ, मोन्साटो कंपनी के साथ, और इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट बीटी कॉटन की वेराइटी बोलगार्ड फर्स्ट डेवलप की गई, जिसमें क्राई फर्स्ट एसी जिन का यूज किया गया। 2006 में बीटी दूसरी बोलगार्ड सेकंड वेराइटी डेवलप की गई, जिसमें क्राई फर्स्ट एसी, क्राई 2AB दोनों जिन का यूज किया गया, विच इज नोन सेकंड जनरेशन ऑफ, इसको सेकंड जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन बोलते हैं, किसको, बोलगार्ड सेकंड को। देर आर रिपोर्ट मोर देन 50% रिडक्शन इन इंसेक्ट डिसीज एप्लीकेशन ऑन बीटी कॉटन, रिफ्यूजिया स्ट्रेटजी। द 20% एरिया ऑफ केप्ट नॉन बीटी कॉटन अराउंड द फील्ड ऑफ मेन कॉटन। अगर अपने मेन कॉटन की फील्ड लगा रही है तो उसके चारों तरफ 20% एरिया नॉन बीटी का लगा देते हैं, जिससे जो भी इंसेक्ट पेस्ट है वो सारे उसके आसपास उसी पे कवर हो जाए, उसी पे इकट्ठे हो जाए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फाइबर की लेंथ एंड फाइबर फाइननेस। फाइबर की जो लेंथ होती है और उसकी फाइननेस जो होती है, कौन से ट्रेड है, जेनेटिक गुण है। ओरिजिन इंडिया में हुआ है। लेंथ परसेंट कितना होता है, 33% होता है। फाइबर जो होता है उसकी मेच्योरिटी किससे मेजर करते हैं, एरिलोमीटर से। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फाइबर की थिकनेस को कैसे किसके द्वारा होते हैं, जो उसमें नेपीनेस जो छोटी छोटी घटाने होती है उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई मापी जाती है। जो स्पिनिंग परफॉर्मेंस है किससे, नंबर ऑफ काउंट से देखा जाता है। जो स्पिनिंग परफॉर्मेंस है कॉटन का किससे देखा जाता है, नंबर ऑफ काउंट से। 1 बाल ऑफ कॉटन, एक कॉटन की एक बाल का वजन कितना होता है, 170 किलोग्राम। ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। और जो मेस्टा होता है उसकी एक बाल जो होती है उसका वजन कितना होता है, 180 किलोग्राम। ऑयल कंटेंट कितना होता है, 14 से 25%, या फिर 15 से 20% बोल दो, या 14 से 25% बोल दो, कॉटन में ऑयल कंटेंट होता है। अब बात कर लेते हैं टॉक्सिक पिगमेंट और फिनोल। इसमें एक टॉक्सिक पिगमेंट होता है, क्या होता है, फिनोल कंपाउंड प्रेजेंट इन कॉटन सुडी गोसीफाइल कॉटन, गोसीफोल उसको बोलते हैं, गोसीफोल। जो इसमें टॉक्सिक पिगमेंट होता है कॉटन में उसको बोलते हैं गोसीफोल। कॉटन फाइबर क्या होता है, कॉटन जो फाइबर होता है, इलोंगेशन आउटर ग्रोथ ऑफ इपिडर्मल, जो इसकी इपिडर्मल सेल होती है उसकी आउटर ग्रोथ होती है। सीड कोट, जो इसकी सीड कोट होती है उसके इपिडर्मल सेल होती है, उसके आउटर बाहरी तरफ इलोंगेशन ग्रोथ होती है, वो होता है कॉटन का फाइबर, ठीक है। तो आज अपन कॉटन तक पढ़ लिया, 3 क्रॉप को आज कवर कर लिया, बाकी जो क्रॉप बची हुई उनको नेक्स्ट क्लास में अपन कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अच्छे से पढ़िए, और इसको पूरी क्रॉप को ध्यान से पढ़ना है। जो मैंने आपको मेन क्रॉप बताई है, शुगर केन हो गया, अरहर हो गया, वीट हो गया, राइज हो गया, ग्राम हो गया, कॉटन हो गया, इनको आपको अच्छे से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। और जो क्लास का जो PDF है, कल अपन क्लास में पूरी क्रॉप को कंप्लीट करके मैं PDF ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में रहती है, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जहाँ भी ज्वाइन होना चाहिए वहाँ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको सारी PDF मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।